आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एडवांस टॉपिक्स, ठीक है, जो सर्वर 2019 की नेटवर्किंग में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें बोलोगे एडवांस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स हैं, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स इन सर्वर 2019, जिसको बोलते हैं एनआईसी टीमिंग के नाम से। ठीक है, एनआईसी टीमिंग की आपकी जैसे कह लो एक एडवांस कॉन्सेप्ट कह लो, एक कंपोनेंट या एक सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है एनआईसी टीमिंग की बेसिस पे। ठीक है, अब एनआईसी टीमिंग क्या करती है, जैसे एग्जांपल ले लो, मेरे पास मैंने एक सर्वर पे मल्टीपल लैन कार्ड्स लगाए हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल लैन कार्ड्स लगा रखे हैं मैंने एक सर्वर पे। ठीक है, अब इसमें क्या मैंने क्या किया, हम एक्चुअल में किया, मान के चलो मैंने 3 लैन कार्ड्स लगा रखे हैं, तीनों की स्पीड क्या है, 1 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड है तीनों की। ठीक है, तीनों जो लैन कार्ड्स हैं वो सेम कंपनी के हैं और तीनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है लैन कार्ड्स की। ठीक है, सेम कंपनी की है, सेम मैं लैन कार्ड्स का यूज कर रहा हूँ और तीनों की स्पीड जो है वो 1 गीगाबिट पर सेकंड की है। अगर मुझे इन तीनों लैन कार्ड्स को मर्ज करना है, मुझे अपने लैन कार्ड्स पे क्या चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? एच ए, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए मुझे। ऐसा कि अगर मेरा कोई भी एक लैन कार्ड फेल हो तो कम से कम मैं नेटवर्क ना रुके उसके बेस में, वो 2 लैन कार्ड्स मैनेज कर ले उस नेटवर्क को, उस नेटवर्क ट्रैफिक को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एनआईसी टीमिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसे जैसे हम लोग क्लस्टरिंग करते हैं, आप लोगों ने क्लस्टरिंग पढ़ी थी ना, याद है सबको, हम लोगों ने क्लस्टरिंग पढ़ी थी। हाँ, वैसे हम लोग क्या करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक टीम बना लेते हैं अपने लैन कार्ड्स की। एक टीम के अंदर आप मैक्सिमम 32 लैन कार्ड्स ऐड कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ओके, तो सेकंड पॉइंट में लिख लो, इन वन एनआईसी टीम वी कैन ऐड मैक्स कितने, 32 लैन कार्ड्स। ठीक है, आप 32 लैन कार्ड्स आप ऐड कर सकते हो। आप लोग ये देखोगे मोस्टली सर्वर्स पे। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, मैंने आपको ऐसे बताया, ये आपको एच ए प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में इसको हाई अवेलेबिलिटी नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं कि आपको एक ये रिडेंडेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स यू द रिडेंडेंसी। ठीक है, इट अलाउज नेटवर्क कम्युनिकेशन टू अकर ओवर द कंबाइंड नेटवर्क इंटरफेस इवन व्हेन वन और मोर ऑफ द नेटवर्क फेल्स। मतलब ये कहने का मतलब वही हो गया कि अगर आपके पास, जैसे मैंने मान के चलो मेरे पास, मैंने एक टीम बनाई और मैंने उसके अंदर 5 लैन कार्ड्स ऐड कर लिए, मेरे सर्वर पे 5 लैन कार्ड्स हैं, मैंने पांचों को ऐड कर लिया, एक टीम बना ली मैंने। अब मान के चलो अगर 5 में से मेरे 1-2 लैन कार्ड फेल भी हो गए, स्टिल मैं अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब नेटवर्क फिर स्टिल काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, इट प्रोवाइड्स रिडंडेंसी। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है एक्चुअल में। ठीक है, रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका एक लैंड कार्ड फेल भी होगा तो स्टिल आपका नेटवर्क चलता रहेगा। ओके, अब आपका जो एनआईसी टीमिंग है, ये आपका वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट करता है, तो इट सपोर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए फिजिकल सर्वर चाहिए। ठीक है, इट सपोर्ट्स द होस्ट एंड वर्चुअल और वीएम लेवल्स एज वेल। ठीक है, मतलब अगर आपके पास फिजिकल मशीन्स हैं तो आप फिजिकल मशीन के अंदर भी एनआईसी टीमिंग का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कह लो वी लैंड्स हैं, मतलब वर्चुअल लैंड्स हैं, ठीक है, या फिर आपके पास वर्चुअल मशीन है, तो उसके अंदर भी अपने पास वर्चुअल लैंड कार्ड्स लगा के एनआईसी टीमिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपका जो एनआईसी टीमिंग है 2016 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखना है, 2012 में आपको एनआईसी टीमिंग नहीं मिलता। ठीक है, इट स्टार्ट्स सर्वर 2016 ऑनवर्ड्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, सर्वर 2016 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था ये। अब अगर आपको बनाना है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कैसे करते हैं इसका। ठीक है, इसका पहले थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड चीज, हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं एसएमबी के अंदर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो 3.1.1 प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, वर्जन मतलब। ठीक है, एसएमबी प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, जो वर्जन है वो क्या आपका 3.1.1 है। ठीक है, ओके, तो एक्चुअल में क्या है, बाय डिफॉल्ट हम लोग 3.0 का यूज करते थे, मतलब इससे पहले हमारा पास 1.0 का भी था, लेकिन 2019 के अंदर हम लोग
3.1.1 का यूज करते हैं वर्जन का। ठीक है, ध्यान रखना, एसएमबी हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने फाइल सर्वर बनाए थे तो हम लोगों ने एसएमबी और एनएफएस के बारे में पढ़ा था। आपका ये आपका किस कौन सी लेवल की स्टोरेज है, ये आपकी फाइल लेवल स्टोरेज है। ठीक है, जब आप एसएमबी की बात करते हो या जब आप एनएफएस की बात कर रहे हो तो अब ये कौन सी लेवल की स्टोरेज है, आपकी फाइल लेवल स्टोरेज है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर्स में हम 3.1.1 वर्जन का यूज करते हैं एसएमबी का। ठीक है, आपको मैंने बताया था इसके 3 मोड्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, आपने पढ़ा था जब हम एसएमबी शेयर क्रिएट करते तो एसएमबी शेयर के नाम से, शेयर क्विक होता है आपका, एसएमबी क्विक के नाम से होता है। ठीक है, एक होता है आपके पास एक होता है आपके पास, सेकंड आपके पास होता है आपका एसएमबी एडवांस्ड होता है। ठीक है, और एक होता है आपके पास एसएमबी एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आपको अपने जनरली सिंपल अगर आपको शेयरिंग करनी है या जनरली आपको एक शेयर क्रिएट करना है तो हम एसएमबी क्विक का यूज करेंगे। अगर आपको अपने एसएमबी शेयर पे कोटा भी इंप्लीमेंट करना है, अपने डीएफएस का यूज भी करना है तो हम लोग एसएमबी एडवांस का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके पास हाइपर वी है, हाइपर वी कुछ एप्लीकेशन आपको उनको शेयर करना है एसएमबी के थ्रू, तो हम लोग एसएमबी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, एसएमबी आपको और बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एसएमबी आपके पास, एसएमबी आपको जो आपका एसएमबी 3.1.1 है ये तो करता ही है, इसके फंक्शनैलिटी और भी होते थे, इसलिए आपको वीएसएस प्रोवाइड करता है। पता वीएसएस क्या होती है? वीएसएस फॉर एसएमबी, एसएमबी फाइल शेयर्स। पता वीएसएस क्या होता है? कभी आप लोगों ने बैकअप लिया होगा तो बैकअप में क्या होता है, आपका एक फाइल सर्विस चलती है उसको बोलते हैं वीएसएस, वॉल्यूम शैडो कॉपी। ठीक है, तो अगर मुझे अपने एसएमबी फाइल शेयर्स का बैकअप लेना है तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, वीएसएस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीएसएस होती है आपकी वॉल्यूम शैडो कॉपी बोलते हैं, आपकी एक सर्विस होती है। ठीक है, कभी भी आप जब बैकअप लेते हो आपके विंडोज सर्वर के यूटिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, या आप जब विंडोज सर्वर के थ्रू बैकअप लोगे या विंडोज बैकअप फीचर के थ्रू बैकअप लेते हो, ठीक है, विंडोज सर्वर बैकअप के फीचर के थ्रू, तो वहां पे आपका वीएसएस यूज होती है। ठीक है, ओके, हम अपने एसएमबी पे आपका ऐसा, अगर मैं और बात करूं तो आपका आप एसएमबी पे अपना वो भी यूज कर सकते हो, एसएमबी शेयर्स पे फेल ओवर क्लस्टरिंग का भी यूज कर सकते हो, मतलब आपको एचए प्रोवाइड भी करता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों ने वो क्लस्टरिंग वाला पार्ट किया था, जब हम लोगों ने फेल ओवर क्लस्टरिंग करी थी, तो मैंने वहां पे क्या किया था, मैंने वहां पे फाइल सर्वर पे फेल ओवर क्लस्टरिंग करी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, एक क्लस्टर के अंदर एक शेयर बनाया था। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो इसके अंदर। ओके, अब देखो इससे पहले क्या था, आपके पास 3.0 यूज होता था वर्जन एसएमबी का, अब आपका यूज होता है 3.1.1। तो इसमें आपका नई नई चीजें क्या आई हैं, इसके अंदर आपको इसने एनक्रिप्शन भी दे दी है। एसएमबी, जब आप एसएमबी के थ्रू शेयर क्रिएट करते हो तो आपको एसएमबी एनक्रिप्शन इसने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप एनक्रिप्शन के बेसिस पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब अपने 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 शेयर को आप एनक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, एनक्रिप्शन इसमें आपका यूज है। ठीक है, मैंने आपको क्लस्टरिंग का तो बता ही दिया, क्लस्टरिंग आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपके पास इसने ऑथेंटिकेशन का दे दिया है, एसएमबी ऑथेंटिकेशन। जब आप एसएमबी के थ्रू शेयर क्रिएट करते हो तो आपको वहाँ पे चैप का यूज करके चैप ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हो। चैप मतलब क्या होता है पता है? चैप हो गया मतलब आपका चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, आपका प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो एमएस चैप वर्जन 2 का यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपका एसएमबी तो चैप का यूज करता है वैसे, बट वैसे जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है वो माइक्रोसॉफ्ट मींस एमएस चैप वर्जन 2 का यूज करता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं एसएमबी की दोबारा से मतलब और बात करूं एसएमबी की, तो एसएमबी के अंदर जो हम, अगर मैं हाइपर वी की बात करता हूँ, टॉक अबाउट द हाइपर वी, तो हाइपर वी के अंदर हम लोग एसएमबी 3.0 ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप हाइपर वी ओवर एसएमबी। ठीक है, एसएमबी तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एसएमबी 3.0, ये ध्यान रखना। हाइपर वी के अंदर अगर आप हाइपर वीक पे काम कर रहे हो तो हम लोग एसएमबी 3.0 का यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, 3.0 और लेटर, मतलब 3.0 से स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो मिनिमम हाइपर वी चलता है आपका मतलब मिनिमम आपका जो एसएमबी चलता है हाइपर वी के प्रो 3.0 है। ठीक है, 3.0 और लेटर, मतलब और लेटर मतलब वही चीज आप इसका भी यूज कर सकते हो, 3.1.1 का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, आप लोगों को पता होना चाहिए चीजों के बारे में।
अच्छा एक चीज और होता है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, अगर मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो नेटवर्क में हम लोगों ने एसएमबी तो पढ़ लिया। एसएमबी के अलावा एक चीज और होती है इसके अंदर हाइपर वी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं आरएसएस। ठीक है, ये हाइपर वी के नेटवर्क्स पे होती है। अगर 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 आप सर्वर 2016 की बात कर रहे हो, 16 से आपका 16 से स्टार्ट हुआ था आरएसएस के नाम से एक फीचर है, वर्चुअल आरएसएस बोलते हैं इसको। ठीक है, वर्चुअल वर्चुअल आरएसएस के नाम से फीचर है। ठीक है, ऑन वर्चुअल मशीन नेटवर्क पाथ, मतलब ये क्या डिफाइन करता है आपको, अगर आपके पास बहुत हैवी नेटवर्क लोड है, ठीक है, आप चाहते हो कि भाई मेरा नेटवर्क लोड बहुत, मेरे पास बहुत हैवी है, मतलब मेरी वर्चुअल मशीन्स काफी ज्यादा हैवी नेटवर्क लोड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, या उसके बाद बहुत ज्यादा हैवी नेटवर्क लोड आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग वर्चुअल आरएसएस का यूज कर सकते हैं वहां पे। तो ये करता है, ये आपके लोड को स्प्रेड कर देगा अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स। लाइक मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मैंने ये मेरा हाइपर वी होस्ट है, एग्जांपल ले लो। ठीक है, ये मेरा हाइपर वी होस्ट हो गया, होस्ट 1। ठीक है, मैंने मान के चलो मैंने यहाँ पे एक वीएम बना ली, यहाँ पे मैंने एक वीएम बनाई, मान लो वीएम 01 के नाम से मैंने एक वीएम बना लिया। ठीक है, अब इस वीएम पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मतलब इस वीएम पे मैंने मान के चलो 4 प्रोसेसर्स डिफाइन करे, मतलब मैंने 8 कोर डिफाइन किया मान के चलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 कोर्स डिफाइन किए। तो अगर मैंने इस वीएम पे क्या एनेबल किया, अगर मैंने इस वीएम पे मान के चलो मैंने इस वाली वीएम पे ये वाला फीचर एनेबल कर लिया, वर्चुअल आरएसएस के नाम से। ये आपके नेटवर्क, ये आपके लैंड कार्ड पे होता है फीचर, ध्यान रखना। ठीक है, वर्चुअल आरएसएस के नाम से, ये बाय डिफॉल्ट आपका अनेबल नहीं होता। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में रिसीव साइड स्केलिंग। द फुल फॉर्म होती है आपकी आरएसएस की, रिसीव साइड स्केलिंग। ठीक है, ये हमें नेटवर्क मतलब हमें लैंड कार्ड पे एनेबल करना होता है फीचर। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैंने एनेबल कर दिया इस फीचर को, तो क्या होगा, आपका जो लोड होगा, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाएगा। मतलब अगर मैंने 8 कोर्स का यूज किया हुआ है तो मतलब क्या होगा, हर एक कोर पे आपका लोड जाएगा। ठीक है, ऐसे में अगर मैंने मल्टीपल प्रोसेसर का यूज किया हुआ है या मल्टीपल कोर का मैंने यूज किया हुआ है, तो क्या होगा उसके बीच में आपका जो नेटवर्क लोड होगा वो डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल प्रोसेसर और कोर्स के बीच में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आपका वर्चुअल आरएसएस आपका यूज नहीं होता, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका फीचर डिसेबल्ड रहता है आरएसएस के नाम से। फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताया था मैं इसकी, फुल फॉर्म मैंने क्या बताया आपको, रिसीव साइड स्केलिंग, रिसीव साइड स्केलिंग के नाम से होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वीएम पे जाके इसका जो लैंड कार्ड होगा इस वीएम का, उस पर मुझे अनेबल करना पड़ता है फीचर। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, डिवाइस मैनेजर में जाऊंगा मैं। ठीक है, उस हाइपर वी का जो मेरा जो लैंड कार्ड है फिजिकल मशीन में, उसमें मुझे ये फीचर को अनेबल करना होगा। ठीक है, मैं हाइपर वी होस्ट पे करूंगा काम। ठीक है, हाइपर वी होस्ट पे करोगे या फिर आप वर्चुअल मशीन पे भी कर सकते हो, दोनों पे कर सकते हो, दोनों पे काम करेगा आपका। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो, जैसे मैं यहाँ पे अभी, जैसे मैं यहाँ पे ये जो मेरी मशीन है हाइपर वी होस्ट है। ठीक है, अब आई डोंट थिंक सो ये मेरी विंडोज 10 पे है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें होगा कि नहीं होगा, कि ये आपका सर्वर 2016 से फीचर होता है। तो लेट्स से एक बार देख लेते हैं, मैं एक बार यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन कर लेता हूँ, मेरे को डिवाइस मैनेजमेंट ओपन करना है एक्चुअली में। ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट में हमारे पास डिवाइस मैनेजर आता है, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ना वो आता है लैंड कार्ड्स, दिख रहा है ये नेटवर्क राउटर्स, इसमें आपके पास होगा एक नहीं, ये रहा हाइपर वी वर्चुअल नेटवर्क राउटर। ठीक है, अब इस पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके चेक करूँ एक बार एडवांस में जाके, तो इसके पास वो फीचर है, हाँ ये देखो, ये रहा आरएसएस दिख रहा है, ये रहा रिसीव साइड स्केलिंग, बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को इसको डिसेबल्ड करना है, आप डिसेबल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें आरएसएस आपके मल्टीपल हैं, एक आपका आरएसएस आपका ये भी है, मैक्सिमम आरएसएस प्रोसेसर्स हम कितने प्रोसेसर दे सकते हैं, मैक्सिमम आरएसएस के अंदर 63, इससे ऊपर नहीं दे सकते। तो मैक्स हम 63 प्रोसेसर्स डिफाइन कर सकते हैं आरएसएस पे, मतलब आरएसएस आपका 63 मैक्स प्रोसेसर पे काम कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो रिसीव साइड स्केलिंग है वो आपका अनेबल्ड है, विंडोज 10 के ऊपर भी अनेबल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे सर्वर पे ही चाहिए, मतलब मेरा जो हाइपर वी होस्ट है वो सर्वर पे ही रन होना चाहिए। अगर मेरा हाइपर वी होस्ट विंडोज 10 पे रन है तो उस पर भी आपको आरएसएस अनेबल्ड आप कर सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर है सबको, राइट? ओमवीर शुभम, क्लियर है? ओके, हाँ जी, ओमवीर शुभम कहाँ पे हो, यहीं पे हो क्या? सर यहीं पे समझ हाँ, आ गया सर। क्लियर है ना, क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ग्रेट।
तो ये चीजें होती हैं आपके पास, ठीक है। एक हमारे पास एक चीज और होती है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी एक अच्छा कंसेप्ट होता है हमारे पास। एक तो हो गया हमारा आरएसएस, ठीक है। ये सारे सर्वर 2016 से मतलब स्टार्ट हुए थे, ध्यान रखना। ये आरएसएस हो गया आपका, ठीक है। ये जो इससे पहले मैंने आपको बताया था एनआईसी टीमिंग आपका 2012 में भी था, मे भी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने, आरआईसी टीमिंग हो गया, एसएमबी 3.1.1 ये आपका 16 में आया था, आरएस आपका 16 में आया था, ठीक है। एक चीज और होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज और इसके अंदर हमारे पास होती है, इसको हम बोलते हैं, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं। एक होती है, उसको बोलते हैं आरएससी, ठीक है। अभी हम लोगों ने आरएसएस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आरएससी, ठीक है। ये आपकी टेक्नोलॉजी एक्चुअल में, ठीक है, आरएससी, ओके। अब ये क्या करती है, इसका मेनली काम होता है, इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस हाउ मच सीपीयू टाइम इज यूज्ड इन द नेटवर्क प्रोसेसिंग, ठीक है। ये क्या करती है, ये नेटवर्क प्रोसेसिंग में जो टाइम आपका यूज होता है सीपीयू का, उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी, okay, it's a technology that helps you to reduce CPU time used in network processing, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये हमारे पास कोई सर्विसेज नहीं है, ठीक है। ये आपकी टेक्नोलॉजी है, ये आपकी ऑलरेडी यूज होती है, ठीक है। इनबिल्ट सर्वर्स के अंदर होती है, ठीक है, सीपीयू के अंदर होती है एक्चुअल में, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ओके। अब ये करती क्या है, जैसे एग्जांपल ले लो, अब मेरे पास मान के चलो, मेरे पास एक कोई पैकेट आया, ठीक है, मेरे सीपीयू के पास, ठीक है। मान लो उसके पास दो तीन पैकेट्स आए, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, तीन पैकेट इकट्ठे आए सीपीयू के पास, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये पैकेट, अगर ये आपका सीपीयू में काम कर रही है आरएससी टेक्नोलॉजी, अब करेगी क्या, ये आपके पैकेट को स्प्लिट कर देती है, ठीक है। ये आपके पैकेट को क्या कर देगी, स्प्लिट कर देगी नेटवर्क पैकेट्स में, ठीक है। इनको 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 स्प्लिट कर देगी और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेगी एज फास्ट एज ही कैन, ठीक है। ये स्प्लिट कर देती है, मतलब आपके आपके पैकेट को स्प्लिट करके उसको प्रोसेस करने की कोशिश करती है, एंड देन उसके बाद जब वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है, देन वो पैकेट को दोबारा से कंबाइन करके आपके प्रोसेसर को सेंड करती है, देन प्रोसेसर आपके उस पैकेट को आगे मतलब उसका रिजल्ट दिखाता है आपको, ठीक है। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो यूज होती है, ठीक है। ये आपकी टेक्नोलॉजीज इन लोगों ने यूज, मतलब कह लो सर्वर 2016 से 19 में इन लोगों ने यूजेस, ये चीजें इन्होंने एडवांस में यूज करने के लिए, मतलब आपके आपके सर्वर को फास्ट या आपके नेटवर्क को फास्ट करने के लिए यूज की है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको पता ही है, वर्चुअल स्विचेस आप लोगों ने पढ़े थे हाइपर वी के अंदर, हमारे पास तीन टाइप के वर्चुअल स्विचेस होते हैं। वो मैं आपको दोबारा, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, प्राइवेट हो गया, मैंने आपको बताया था हाइपर वी के अंदर, एक बार वीडियो दोबारा देखना हाइपर वी वाली। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि हमारे पास तीन टाइप के स्विचेस होते हैं, वर्चुअल, प्राइवेट और एक्सटर्नल। तो प्राइवेट में क्या होता है, अगर मुझे अपने वीएम के अंदर, मेरा एक हाइपर वी होस्ट है, उसके अंदर मेरे पास दो वीएम्स है, वीएम 1, वीएम 2, उन दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो मैं सिर्फ वीएम्स के बीच में, तो हम लोग प्राइवेट का यूज करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो वीएम्स हैं वो मेरे फिजिकल मशीन से भी या मेरे हाइपर वी होस्ट से भी कम्युनिकेट करे, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, इंटरनल का यूज करते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो मल्टीपल हाइपर वी होस्ट हैं, या मेरे पास मल्टीपल हाइपर वी होस्ट हैं, अब मैं चाहता हूँ मेरे पास दो हाइपर वी होस्ट है, हाइपर वी होस्ट 1, हाइपर वी होस्ट 2, अब उन दोनों होस्ट की वीएम आपस में बात करें, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल का यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हो, ओके। अब एक्चुअल में क्या था, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर हाइपर वी के अंदर हमारे पास एक वीलैन का कंसेप्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है नेटवर्किंग में किसी ने, वीलैन, वर्चुअल लैन पढ़ा है किसी ने, क्या सुना होगा है किसी सर। ने, पढ़ा है ना वर्चुअल लैन नेटवर्किंग में। तो इसमें आपके पास वीलैन और ट्रंक, ट्रंक पढ़ा है किसी ने, ये नेटवर्किंग कंसेप्ट एक्चुअल में, एक होता है आपके पास वर्चुअल लैन, एक होता है आपका ट्रंक, ये दो कंसेप्ट्स होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब का मींस क्या वर्चुअल, है सर यहाँ पे? हाँ जी, ट्रंक का मींस क्या है सर? ट्रंक का मीन क्या होता है, हाँ, देखो जैसे नेटवर्क। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा नेटवर्क ले चलते हैं इसमें। देखो इसमें ऐसा होता है एक्चुअल में, ऐसे एग्जांपल ले लो, मेरे पास यहाँ पे दो स्विचेस हैं, ठीक है। आप चाहे आप इसको चाहे फिजिकल बोल लो या वर्चुअल बोल लो,
सेम केसेस है, ठीक है, सेम दोनों दोनों जगह पे सेम काम होता है। मान लो यहाँ पे दो स्विचेस हैं, यहाँ पे ये मेरा एक स्विच 1 हो गया, ठीक है, एक मेरा स्विच 2 हो गया। ओके फाइन, स्विच 1 हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरा हो गया स्विच नंबर 2, ठीक है। ये अब ये मान लो आप वर्चुअल है या फिजिकल है, दोनों दोनों में कंसेप्ट सेम है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे VLANs क्रिएट कर दिया। VLANs क्या होते हैं पता है आप लोगों को? ओमवीर कोई आइडिया है VLAN का? हेलो ओमवीर, वर्चुअल लाइन क्रिएट करते हैं क्या सर इसमें? हाँ वर्चुअल लैंस क्रिएट करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान के चलो मेरा जो ये वाला स्विच है, ये मान लो 24 पोर्ट्स का है, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे, ठीक है। 24 पोर्ट का सर? हाँ 24 पोर्ट्स का स्विच है मान के चलो मेरा ये, ठीक है। ओके 24 पोर्ट्स का मेरा स्विच है मान लो, और ये वाला जो स्विच है वो मान के चलो 24 पोर्ट्स का ही है। मैंने दोनों सेम स्विचेस लिए हैं, दोनों स्विचेस मेरे सिस्को के हैं मान लो, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है कि आपके जो सारे पोर्ट्स होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मान लो ऐसे मैंने अपने PC1 को पोर्ट 1 में लगाया, PC नंबर 2 को मैंने पोर्ट 2 से अटैच किया, और मैं आपस में उन दोनों को सेम IP एड्रेस डाल के कम्युनिकेशन करा सकता हूँ, सेम सबनेट का या सेम नेटवर्क IP एड्रेस डाल के कम्युनिकेशन करा सकते हैं, होता है ना कम्युनिकेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके स्विच के अंदर एक VLAN 1 बना होता है। क्या बना होता है? VLAN 1 बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। ये हर स्विच में बना होता है, चाहे वो आपके सिस्को का स्विच हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके VLAN 1 बना होता है, और ये सारे के सारे पोर्ट्स क्या होते हैं, इस VLAN 1 के अंदर ऐड होते हैं, ये सारे पोर्ट्स, ठीक है। आया समझ में? सर बेसिकली अगर पूछा जाए तो बिलियन का मीन्स क्या है सर? यहाँ पे वही बता रहा हूँ, सुनो एक बार ध्यान से। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके 24 के 24 पोर्ट्स क्या होते हैं, VLAN 1 के अंदर ऐड होते हैं, वो इसलिए आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, जैसे मान के चलो स्विच 1 में मेरे 24 पोर्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो फर्स्ट 10 पोर्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, मेरे जो स्विच 1 में पोर्ट्स हैं उनकी जो सीरीज है वो इस तरीके से है कुछ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे फास्ट इतने पोर्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे F0/1 से स्टार्ट है मेरे पोर्ट्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो मेरा फर्स्ट पोर्ट है F0/1 से लेके F0/10 तक, ये आपस में कम्युनिकेट करें, ठीक है। F0/11 से लेके F0/24 तक ये आपस में कम्युनिकेट करें। बट मैं क्या चाहता हूं कि भाई जो मेरे पहले 10 पोर्ट्स हैं वो आखिरी के 14 पोर्ट से कम्युनिकेट नहीं होने चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपने सेम IP एड्रेस का यूज किया हुआ है, इट डजंट मैटर कि आप सेम स्विच का यूज कर रहे हो। आया समझ में नहीं आया? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं। मेरा कहने का मतलब ये है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है आप लोगों को पता है? बाय डिफॉल्ट ये होता है कि भाई हमारे जो बाय डिफॉल्ट ये होता है कि एक मिनट, 15 मिनट। बाय डिफॉल्ट ये होता है कि भाई आपके जो स्विचेस होते हैं, स्विच में जो पोर्ट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान के चलो मेरा एक स्विच 1 है, मेरे पास 24 पोर्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे 20 मशीन्स लगा दी, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई वो ऐसा ना करे, मतलब पहले 10 पोर्ट आपस में कम्युनिकेट करें और आखिरी के जो 14 पोर्ट्स है वो आपस में कम्युनिकेट करें, बट ये दोनों आपस में कम्युनिकेट ना करें, मैं ये चाहता हूँ। मतलब पहले 10 पोर्ट जो है मेरे स्विच 1 के, ठीक है, वो आखिरी के जो 14 पोर्ट्स है मेरे स्विच 1 के आपस में कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, तो मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैंने क्या करना है, अपने पोर्ट्स को स्प्लिट करना है, अपने पोर्ट्स को डिवाइड करना है, तो हम लोग VLAN का यूज करते हैं उसके वजह से, डिवाइड करने के लिए। हाँ पोर्ट्स को डिवाइड करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैं एक स्विच बनाता हूँ, नीचे एग्जांपल देते हैं, चलो। अब ये मान लो मेरा एक अगेन एक स्विच है ये, ठीक है। ये मेरा मान लो ये मेरा हो गया स्विच 03। अब इसमें मैंने मान लो इसमें वही 24 पोर्ट्स का स्विच आपका, ये 24 पोर्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट साइड 24 पोर्ट्स किस में काम कर रहे हैं, ये VLAN 1 में काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट आपका VLAN 1 बना होता है, और सारे के सारे पोर्ट्स कहाँ पे हैं, ये ऐड है, किसके अंदर ऐड है, ये VLAN 1 के अंदर ऐड है, तभी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 VLANs क्रिएट किए, एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये हम मैनेजेबल स्विचेस में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके जो होते हैं ना L2 स्विचेस,
ठीक है, जिनके पीछे कंसोल पोर्ट्स होते हैं L3 स्विचेस, उनमें हम कर सकते हैं काम। तो जैसे एग्जांपल ले लो, हम लोग, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 VLANs क्रिएट किए। मैंने एक बनाया VLAN 2 के नाम से, एक मैंने बनाया मान के चलो VLAN 3 के नाम से। ठीक है, अब मैंने VLAN 2 में क्या किया, मैंने VLAN 2 में पोर्ट्स ऐड किए। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैंने VLAN 2 में मान के चलो मेरे पास यहाँ पे 24 पोर्ट्स हैं, तो मैंने पहले 10 पोर्ट VLAN 2 में ऐड कर लिए, F0/1 से लेके F0/10 तक मैंने VLAN 2 में ऐड कर लिए। और VLAN 3 में मैंने क्या ऐड किए, F0/11 से लेके F0/20 तक मैंने VLAN 3 में ऐड कर लिए। और मेरे VLAN 1 के अंदर जो है वो ऑलरेडी 4 पोर्ट्स ऐड है मान के चलो मेरे VLAN 1 में। अब कितने पोर्ट्स बच गए, कितने पोर्ट्स बच गए मेरे VLAN 1 में? 4 ही तो बचे सर। हाँ 4 बचे ना, 21 से लेके 24 तक। हाँ ये बच गए मेरे VLAN 1 में। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया अपने स्विच में, तो क्या होगा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों VLANs आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मतलब आपका जो VLAN 2 के जो पोर्ट्स हैं वो VLAN 3 से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है, ना वो VLAN 1 से कम्युनिकेट करेंगे। ऐसे ही VLAN 1 के जो पोर्ट्स हैं वो VLAN 2 से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ना वो VLAN 3 से कम्युनिकेट करेंगे। इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि मेरे को अपने पोर्ट्स को डिवाइड करने हैं, अब ये हम क्यों करते हैं, ऐसा एग्जांपल ले लो। अब मान लो मेरा एक ही स्विच है जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है। अब मान लो मेरा जो VLAN 2 है वो IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, VLAN 2 को मैंने कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, IT डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। मैंने IT डिपार्टमेंट की मशीन से कनेक्ट किया हुआ है VLAN 2 के अंदर। ठीक है, तो 10 पोर्ट्स है, मैंने यहाँ पे 10 IT की डिपार्टमेंट की मशीन कनेक्ट की हुई है। ठीक है, अब जो मेरा मान के चलो मेरा जो VLAN 3 है, या मैंने मार्केटिंग वालों की डिपार्टमेंट की जो मैंने जो मशीन्स हैं वो कनेक्ट की हुई है। ठीक है, और जो मेरा VLAN 1 है, यहाँ मैंने HR डिपार्टमेंट की मान के चलो मशीन्स कनेक्ट की हुई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये सारी मशीन्स आपस में कम्युनिकेट ना करें। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अलग अलग स्विचेस लगा लूँ, उनके ऊपर अलग अलग IP एड्रेस सेंड कर दूं, IP एड्रेस डाल दूं, या फिर मैं क्या करूं, VLAN का कंसेप्ट कर दूं। आया समझ में? मतलब एक स्विच से VLAN क्रिएट कर दो, बाकी तीनों में 3 में डिवाइड कर दो। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि आपके अब ये जो मशीन्स आपकी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है शुभम, ठीक है चंद्रलोक, समझ में आया? सर ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, इफ यू वांट यू कैन डू दिस। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, आप जैसे मान के चलो ये तो मेरा काम हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं एक पेंट ओपन करता हूँ, अब ऐसे एग्जांपल ले लो। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगेन मेरे पास 2 स्विचेस हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेम VLANs क्रिएट किए हुए हैं स्विचेस में। ठीक है, यहाँ पे एक VLAN स्विच 1 है मेरा। ठीक है, यहाँ मेरे पास एक स्विच 2 है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 VLANs क्रिएट किया, एग्जांपल ले लो, वही VLAN 2 एंड VLAN 3। ठीक है, ऐसे मैंने अभी मैंने सेम VLANs क्रिएट किए हैं, VLAN 2 एंड VLAN 3 के नाम से। ठीक है, ओके, इनको मैंने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ओके फाइन। अब स्विच कब VLAN की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा, या कह लो कि स्विच कब, ऐसे एग्जांपल ले लो, मेरा VLAN 2 है, अभी मेरा VLAन 2 है, तो इन दोनों के पीसी तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना कि सेम VLAN पे है, राइट? जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पे एक मैंने पीसी बनाया हुआ, एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे एक पीसी लगाया हुआ, मैंने यहाँ मेरे पास एक पीसी है PC 1 के नाम से। ठीक है, तो जिसको मैंने अटैच किया हुआ है किसके साथ, VLAN 2 के साथ, एग्जांपल ले लो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक पीसी लगाया हुआ, मान के चलो PC नंबर 3। ठीक है, जो मैंने अटैच किया हुआ VLAN 2 के साथ स्विच 2 पे। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा अभी तक? आया समझ में इतना? ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पे एक PC 2 लगाया हुआ है। ठीक है, जो मैंने VLAN 3 से अटैच किया हुआ है। ओके, और मैंने यहाँ पे एक PC 4 लगाया हुआ है, जो मैंने जो अगेन मैंने VLAN 3 से अटैच किया हुआ है। समझ में आया इतना? क्लियर है? डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो मेरा VLAN 2 है, भाई मेरे स्विच में VLAन 2 है, मेरे स्विच 1 में मेरे पास VLAN 2 है। ठीक है, स्विच 1 में मेरे पास VLAN 2 है और स्विच 2 में मेरे पास VLAN 2 है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो दोनों स्विचेस में VLAN 2 है, इन दोनों के पीसीज आपस में कम्युनिकेट होने चाहिए।
भाई सेम वीलन है ना दोनों का सेम वीलन है, तो सेम वीलन तो कम्युनिकेट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये PC1 PC नंबर 3 जो स्विच 2 का है उससे कम्युनिकेट करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रंक चलाना पड़ेगा। इन दोनों स्विचेस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ट्रंक पोर्ट एनेबल करना पड़ता है। ये मैनुअली करते हैं हम लोग, ट्रंक पोर्ट एनेबल यहाँ पे। ठीक है, जहां से आप स्विच को कनेक्ट करते हो, मान के चलो जैसे मेरे पास यहाँ पे जो मेरा पोर्ट है, मान लो ये मेरा पोर्ट है F0/24 का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है स्विच को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, सेम पोर्ट का मैंने यहाँ भी यूज किया हुआ है स्विच को कनेक्ट करने के लिए। F0/24, ठीक है, कॉपी किया मैंने, यहाँ भी मैंने ये वाला पोर्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों को पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रंक पोर्ट नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, जब स्विच आपका सेंड करता है कोई भी डेटा, ठीक है, ऐसे एग्जांपल लो, स्विच PC1 ने क्या किया, PC1 ने डेटा सेंड किया PC नंबर 3 को, तो पहले अब डेटा कहाँ पे गया, स्विच के पास आएगा ऑफकोर्स। ठीक है, स्विच क्या चेक करेगा, इस पे VLAN ID चेक करता है एक्चुअल में। ठीक है, स्विच के पास जो डेटा आएगा उस पर VLAN ID चेक करेगा। ठीक है, VLAN ID क्या मेंशन होगी, उस पर 2, क्योंकि VLAN 2 से डेटा आ रहा है आपका। ठीक है, तो स्विच ने क्या किया, अपने उस डेटा पे VLAN ID मेंशन कर दी भी 2 से डेटा आ रहा है। जब ये फॉरवर्ड करेगा तो फॉरवर्ड किस पे करेगा, ट्रंक पोर्ट से करेगा। अगर आपके स्विच पे ट्रंक पोर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो कोई भी आपका VLAN का ट्रैफिक वो स्विच आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि VLAN का ट्रैफिक किस पोर्ट पे सेंड रिसीव होता है, ऑलवेज ट्रंक पोर्ट पे। आज समझ में नहीं आया दोनों को? हाँ जी, समझ में आ रहा है, क्लियर है चंद्रलोक, शुभम? हाँ जी सर। राइट, तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रंक पोर्ट नहीं बनाया तो आपका PC आपस में कम्युनिकेट, आपके दो PCs आपस में कम्युनिकेट कभी नहीं करेंगे, चाहे वो सेम VLAN में क्यों ना हो। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रंक पोर्ट नहीं बनाया। ट्रंक पोर्ट के थ्रू ही हमेशा आपके जो VLANs का डेटाबेस होता है, वो जब जो VLAN का कोई ट्रैफिक होता है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, अब क्या करेगा, स्विच का जब डेटा आएगा, स्विच का चेक करेगा, पहले तो उस पर VLAN ID मेंशन करेगा डेटा पे, और वो आगे फॉरवर्ड करेगा उस डेटा को ट्रंक पोर्ट के थ्रू। डेटा का फॉरवर्ड होगा आपका, ये डेटा का फॉरवर्ड हुआ आपका स्विच 2 पे आ गया, मान के चलो डेटा आपका। ठीक है, अब स्विच 2 ने क्या किया, चेक किया कि भी डेटा कहां से आया है, इसने चेक किया कि VLAN 2 से आया है डेटा, क्योंकि उसमें ID मेंशन है उस फ्रेम पे। अब वो डेटा आपका आ गया, वो डेटा कहां पे से फॉरवर्ड कर दिया, VLAN 2 पे फॉरवर्ड कर दिया। VLAN 2 ने चेक किया कि अच्छा है 3 के लिए, तो 3 ने उसको एक्सेप्ट कर लिया डेटा को इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहता है एक्चुअल में। तो VLAN में यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं अपने पोर्ट्स को डिवाइड कर सकूं। ठीक है, इसलिए मैं VLAN का यूज करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके मल्टीपल स्विचेस में सेम VLANs बने हुए हैं, और आप चाहते हो कि भाई दोनों स्विचेस के सेम VLANs के PCs आपस में कम्युनिकेट करें, तो हम लोग ट्रंक पोर्ट का यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? आज समझ में? तो ट्रंक पोर्ट इज यूज्ड टू सेंड और रिसीव द VLAN ट्रैफिक। अगर आपने ट्रंक पोर्ट का यूज नहीं किया हुआ अपने स्विचेस में, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो आपका फिजिकल हो, तो आपके VLAN का ट्रैफिक कभी भी एक स्विच से दूसरे स्विच पे ट्रांसफर नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग्स। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरीके से तो ये होता है आपका। तो ये कुछ चीजें आई हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये एक्चुअली आपका नेटवर्क पार्ट है। वैसे तो जब आप CCNA आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, CCNA या CCNP जब पढ़ोगे, ये नेटवर्क पार्ट पढ़ोगे, तो आपको इसमें ये विजिबल होता है एक्चुअल में सब चीजें। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीजें एक्चुअल में इसमें। इसमें एक चीज और आपको और दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, आपको समझ में आता है, एक बार समझने की कोशिश करना। देखो, ये चीज ध्यान से सुनना एक बार। इसमें एक चीज और देता है आपको
कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको हाइपर वी के अंदर। अगर मैं आपको हाइपर वी की बात कर रहा हूँ, या मैं वर्चुअल मशीन्स की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली हाइपर वी को तो भी अब छोड़ दो। मतलब अगर आपने अपना वर्चुअल मशीन्स एनेबल या आप वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, तो एक आपको हाइपर वी के अंदर एक चीज मिलती है, उसको बोलते हैं SR-IOV। ठीक है, ये आपका एक कंसेप्ट है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपकी एक टेक्नोलॉजी, ये अगेन आपकी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हाइपर वी के अंदर, या कह लो कि वर्चुअल मशीन्स के अंदर। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, ये करता क्या है एक्चुअल में, ये आपके आपका एक, जैसे मान के चलो मेरे पास मान के चलो, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मेरा ये हाइपर वी होस्ट है, ठीक है, मैंने हाइपर वी होस्ट के अंदर मेरा जो लैन कार्ड है वो एक ही है। ठीक है, जैसे ये मेरा हाइपर वी होस्ट है, ठीक है, अब मैंने इसके अंदर मैंने एक ही लैन कार्ड लगा रखा, मान के चलो जो मेरा लैन है वो एक ही है, मैंने यहाँ पे एक लैन कार्ड लगा रखा, मेरा एक लैन कार्ड मैंने एक लगाया हुआ है लैन कार्ड 1 के नाम से। मान लो मेरे पास एक लैन कार्ड 1 है, ठीक है, ये एक ही लैन कार्ड है मेरा। ठीक है, बट ये एक लैन कार्ड आपके मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यूज कर लेती हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन 1 है, यहाँ पे ये मेरा VM01 हो गया, एक मैंने VM02 बना दी, एक मैंने VM03 बना दी। ठीक है, ओके, मेरे पास 3 वर्चुअल मशीन्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम, मेरे पास एक फिजिकल जो मेरी रिसोर्स है वो सिर्फ एक ही सेम मेरे पास सेम है। ठीक है, जो मेरी फिजिकल रिसोर्स है वो क्या है, एक ही है, मतलब मेरा लैन कार्ड क्या है, एक ही है। लेकिन ये एक लैन कार्ड को मैं वर्चुअली 3 वर्चुअल मशीन्स को डिवाइड कर देता हूँ, मतलब दे देता हूँ। हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसमें ये करता है कि एक्चुअल में आपके एक फिजिकल लैन कार्ड को एज अ 3 वर्चुअल लैन अडॉप्टर की तरह यूज करता है एक्चुअली। मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक लैन कार्ड को अगर मान के चलो आपने अपने 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट किए हैं, तो आपका एक लैन कार्ड एज अ 3 वर्चुअल लैन अडॉप्टर्स की तरह यूज होगा। स्प्लिट कर दिया उसने उस एक लैन कार्ड को 3 वर्चुअल अडॉप्टर्स की बेसिस पे। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये करता है आपका SR-IOV के नाम से। एक आपकी टेक्नोलॉजी है, enables multiple virtual machines to share the same hardware resource। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्स को मैं अपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कौन कराता है, ये कराता है। आया समझ में, नहीं आया, दोबारा बताऊं? हाँ जी, यस सर, आ गया समझ में? ठीक है, हाँ। ओके। तो ये आपका इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये आपकी अगेन टेक्नोलॉजी है जो आपका हाइपर-वी प्रोवाइड करता है। तो हाइपर-वी क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, SR-IOV प्रोवाइड कर रहा है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आप अपना सेम हार्डवेयर रिसोर्स मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, मुझे अलग अलग हार्डवेयर को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर अलग अलग वर्चुअल मशीन्स के लिए। ठीक है, मैं सेम हार्डवेयर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में शेयर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ SR-IOV। ये आपकी टेक्नोलॉजी है अगेन। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, आपके हाइपर-वी होस्ट के अंदर एक टेक्नोलॉजी और आती है जिसको हम बोलते हैं VMQ के नाम से। ठीक है, VMQ, डायनामिक VMQ बोलते हैं, डायनामिक VMQ, डायनामिक VMQ। ओके, ये आपकी अगेन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो आपको हाइपर-वी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं हाइपर-वी होस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने मान के चलो, अगर पहले क्या होता था, पहले आपकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती थी VMQ, तो इससे हमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जैसे एग्जांपल ले लो, मेरे पास कोई ट्रैफिक आ रहा है नेटवर्क का, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता था, सारा का सारा ट्रैफिक, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक अपने हाइपर-वी होस्ट के अंदर मान के चलो मेरे पास 4 कोर है, मतलब मैंने मान के चलो मैंने यहाँ पे, मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक हाइपर-वी होस्ट है, ठीक है, ओके, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे यूज करते हैं। मान लो यहाँ पे एक मेरा हाइपर-वी होस्ट है, ठीक है, हम VMQ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाइपर-वी होस्ट है मेरा,
ठीक है। अब ये विदाउट VMQ काम कर रहा है। अब यहाँ पे VMQ नहीं है, ये विदाउट VMQ है, ठीक है, विदाउट VMQ। तो अब इसमें क्या होता है, मान के चलो इसमें आपके पास चार इसके अंदर आपके पास कोर है इस Hyper-V होस्ट के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका, मान के चलो कोर 1, ठीक है। एक मान लो मेरे पास एक ऐसी, मेरे पास एक मान लो यहाँ पे एक आपका एक कोर 2 है, ये ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लो स्टेप बना लेते हैं। ये मेरे पास मान के चलो 4 कोर लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, इस Hyper-V होस्ट के अंदर, ठीक। ये मेरा हो गया कोर 1, ठीक है। ये हो गया कोर 2, ये हो गया कोर 3, और ये हो गया कोर 4, ठीक है, ओके। ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 4 कोर्स इसमें लगाए हुए। तो बाय डिफॉल्ट होता क्या था, जब हमारा विदाउट VMQ हम यूज करते हैं तो जो आपका नेटवर्क का जो ट्रैफिक आता था वो सिर्फ एक ही कोर मैनेज कर रहा है बाय डिफॉल्ट विदाउट VMQ में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारा का सारा नेटवर्क क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक ही कोर के पास आता था। तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती थी नेटवर्क की वो क्या होती थी, स्लो हो जाती थी उसके केस में। बट अब VMQ क्या करता है, VMQ अगर देखता है, अगर मैंने यहाँ पे VMQ का यूज किया हुआ है, एग्जाम्पल लो मैं यहाँ पे VMQ का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, VMQ करता है आपके जो कोर्स हैं उनको मर्ज कर देता है। मतलब ऐसा एग्जांपल ले लो, हम लोगों ने यहाँ पे कोई जैसे मान के चलो आपका नेटवर्क लोड बहुत ज्यादा है, तो इसने क्या किया, आपके जो पहले 3 जो आपके कोर्स हैं इसने क्या किया, मर्ज कर दिया इन तीनों को, ठीक है। और ये तीनों आपके क्या कर रहे हैं, नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं एक साथ। मतलब जो भी आपका नेटवर्क का ट्रैफिक आ रहा है ये तीनों इकट्ठे मैनेज कर रहे हैं। तो उस केसेस में क्या होगा, आपका जो स्पीड होगी नेटवर्क की वो क्या हो जाएगी, उसके केस में फास्ट हो जाएगी। मतलब आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी नेटवर्क को मैनेज करने की, नेटवर्क की क्वेरीज को मैनेज करने की और उसको प्रोसेस करने की, वो क्या हो जाएगी, आपकी फास्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायनामिक VMQ। डायनामिक VMQ का मतलब क्या होता है, ये अपने क्वेरी, ये अपने लोड के अकॉर्डिंगली आपके कोर्स को कम ज्यादा अपने आप करता रहता है। मतलब अगर उसको 2 कोर की हेल्प चाहिए तो 2 कोर कर लेगा, अगर उसको 3 कोर्स की हेल्प चाहिए ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए तो 3 कोर का यूज कर लेगा, वरना अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो 1 कोर का यूज करता रहेगा जब तक आपका लोड नहीं बढ़ता। जैसे ही लोड बढ़ेगा अपने अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, कोर को मतलब कोर्स को अपने आप को मैनेज करता रहेगा। मतलब कभी बढ़ा देगा, कभी डिक्रीज कर देगा। जैसे आपका नेटवर्क लोड कम होगा ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक क्यू, डायनामिक VMQ। आया समझ में, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको। सो गाइस इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।